वेलकम डियर। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में जो है सेल से स्टार्ट करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पहले तो सेल ही क्या हो गया। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। Primary cells which cannot be recharged. Cannot be recharged. Are known as primary cells. Primary cell. जितने भी आपके पास जैसे लैब में आप बनाते हो, लेक्लांची सेल है, लक्लांची है, डैनियल सेल है, ठीक है। इवन ये जो ड्राई सेल है, इट्स दीज आर प्राइमरी सेल्स। ड्राई सेल जो आप ये यूज करते हैं, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लांची सेल है। सेल्स विच कैन बी रिचार्ज्ड। Recharged are known as secondary cell। जितने भी आपके व्हीकल में हैं, बाइक में है, गाड़ियों में है, ये सब सेकेंडरी सेल हैं। ये रिचार्ज होते रहते हैं। लेड एसिड एक्यूमुलेटर है, अल्कली सेल, ये सारे ये सेकेंडरी सेल है जिनको रिचार्ज किया जा सकता है। इसमें ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसमें प्राइमरी सेल में डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द प्राइमरी सेल। डिफेक्ट्स, there are two types of defects in primary cell. One is local action, another is local action and another is polarization। ये प्रैक्टिकल में आपसे वाइवा वाले पूछ सकते हैं। व्हाट इज लोकल एक्शन? Because of the impurity present in the zinc rod, so local cell developed in the zinc rod itself। zinc rod पे ही पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो जाता है, so which reduces the negative potential of zinc rod and hence in turn reduces the net EMF of the cell। तो जिंक रॉड का जो लोकल एक्शन रिमूव करने के लिए वी यूज, लोकल एक्शन का बता ही दिया आपको कि लोकल एक्शन जो impurities present in the zinc rod causes positive negative terminal on the zinc rod itself। तो लोकल सेल बन जाते हैं जिंक रॉड पे ही, वो जिंक रॉड के नेगेटिव पोटेंशियल को रिड्यूस कर देते हैं और अल्टीमेटली वो इवेंचुअली वो सेल का जो है EMF कम हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए, लोकल एक्शन को दूर करने के लिए वी यूज अमलगमेटेड जिंक रॉड। अमलगमेटेड जिंक रॉड, amalgamated zinc rod are used। amalgamated zinc rod क्या होता है भाई? जिंक रॉड पे मरकरी की कोटिंग कर देते हैं। मरकरी की कोटिंग के कारण फिर वो जो इम्प्योरिटी इसके इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में नहीं आती, रिएक्शन नहीं करती, तो खाली जिंक ही करता है, तो उसका नेगेटिव पोटेंशियल कम नहीं होता। पोलराइजेशन क्या होता है? जब एच आयन कार्बन रॉड पे जाते हैं, एच आयन जब कार्बन रॉड पे जाते हैं तो उसके आसपास वो दो इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बन जाएगी, तो H2 गैस रिलीज हो जाती है। लेकिन जब ये एक्शन फास्ट हो रहा है तो एक H2 गैस की लेयर बन जाती है कार्बन रॉड के पास। H2 गैस की लेयर बन जाती है कार्बन रॉड के पास, और वो हाइड्रोजन आयन को उधर पहुंचने नहीं देगी कार्बन रॉड पे, और एच आयन जो उसका पॉजिटिव पोटेंशियल है वो बढ़ेगा नहीं, तो अल्टीमेटली नेट पोटेंशियल डिफरेंस
या ईएमएफ सेल का ही कम होगा। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है इसको कहते हैं पोलराइजेशन, कि ये एच आयन को फर्दर इसमें पास नहीं जाने देती कार्बन रॉड या कॉपर रॉड पे, तो उसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता नहीं, तो सेल का ईएमएफ कम हो जाता है। तो पोलराइजेशन एक्शन कैसे दूर किया जाता है? बाय यूजिंग डीपोलराइजर। डीपोलराइजर का इस्तेमाल करके हम ये, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 एक्ट एज द डीपोलराइजर फॉर दिस लेक्लांची और ड्राई सेल। तो डीपोलराइजर वो हाइड्रोजन गैस को बनने ही नहीं देगा और ये डिफेक्ट दूर हो जाएगा। पोलराइजेशन का इफेक्ट लेक्लांची सेल और ड्राई सेल में ज़्यादा होता है, डेनियल सेल में पोलराइजेशन का इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए डेनियल सेल, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जब आपके पास प्रैक्टिकल में जब आप पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज में जब आप ये सेल यूज़ करेंगे लेक्लांची और डेनियल सेल, तो आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि लेक्लांची सेल में पोलराइजेशन का इफेक्ट ज़्यादा होता है, डेनियल सेल में नहीं होता। डेनियल सेल में हमारे पास खाली लोकल एक्शन है, उसको हम अमलगमेटेड जिंक रॉड से दूर कर देते हैं। तो जहां पे आपको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, लगातार आपको करंट ड्रा करना है सर्किट में, तो आप डेनियल सेल यूज़ करते हैं। जहां पे आपको इंटरमिटेंट सप्लाई चाहिए, आप सर्किट को बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं, वहां पे आप लेक्लांची सेल यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप ऑफ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस की लेयर उड़ जाएगी, हाइड्रोजन गैस एस्केप हो जाएगी और वो पोलराइजेशन का इफेक्ट से दूर हो जाएगा। तो जनरली पोटेंशियोमीटर में जहाँ पे आपको कंपैरिजन करना होता है ईएमएफ सेल का, लेक्लांची सेल आप वहाँ पे यूज़ करते हो। आप लगातार लेक्लांची सेल को यूज़ करेंगे तो थोड़ी देर में उसकी वोल्टेज में चेंज आ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो इसी के कारण होता है पोलराइजेशन के कारण। लेक्लांची सेल और डेनियल सेल में आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पे आपको कांस्टेंट सप्लाई यूज़ करना है, तो आप डेनियल सेल यूज़ करना है। जहाँ पे इंटरमिटेंट सप्लाई आपने देनी है वहाँ पे लेक्लांची सेल, बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन। आपके ड्राई सेल में भी, जो आप सेल यूज़ करते हैं घरों में, ड्राई सेल में भी पोलराइजेशन होता है, जो आप अपने टॉर्च के लिए या किसी भी रिमोट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। देखेंगे आप कई बार क्या होता है कि रिमोट ने काम करना बंद कर दिया, टॉर्च की लाइट डिम है, या रेडियो आप चला रहे हैं तो रेडियो में सेल यूज़ कर रहे हैं। उन सेल को अगर आप थोड़ी देर धूप में रख दें और फिर उसको ऑन करें तो वो देखता है वो कुछ देर और काम करने लग जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन एक्शन। ड्राई सेल में जो हाइड्रोजन गैस की लेयर उस रॉड के पास जम जाती है, इकट्ठी हो जाती है, इट एस्केप आउट। जब हम धूप में रखते हैं तो उसमें रखने से वो एस्केप हो जाती है और वो सेल जो है कुछ देर और काम करना शुरू कर देता है। तो ये मेरे को यूं बताना पड़ा कि आपके एक्सपेरिमेंट में सेल का वाइवा पे क्वेश्चन आ सकते हैं। पोलराइजेशन, लोकल एक्शन, लेक्लांची सेल, डेनियल सेल और ड्राई सेल, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लांची सेल, ये वाइवा वगैरह के लिए आपको पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। और बाकी मेन टॉपिक आपका ये आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम सेल की ग्रुपिंग कर सकते हैं, सीरीज में भी पैरेलल में भी, डिपेंडिंग अपॉन कहीं पे हमारे को करंट ज़्यादा चाहिए, कहीं पे हमारे को वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, तो उसके हिसाब से हम ग्रुपिंग, अपनी नेसेसिटी के हिसाब से हम सेल्स की ग्रुपिंग करते हैं। किसी सेल्स की ग्रुपिंग की भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, तो हम पहले करते हैं सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग सीरीज में आपने वी कंसिडर एन आइडेंटिकल सेल, each of EMF E and internal resistance R connected in series. Consider an identical cell, each of EMF E and internal resistance R connected in series. तो इफेक्टिव EMF क्या हो जाएगी? इफेक्टिव EMF NE, सीरीज में ये EMF ऐड हो जाएगा NE,
इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई सर्किट का? आर तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने ले ही रखा है, लोड रेजिस्टेंस कुछ भी जो है आपके पास, और एन आर इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये होगा एन आर। तो करंट कितना होगा भाई? इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब रखते हैं तो एन ई और आर प्लस एन आर, ये आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आप स्पेशल केस लगा लें। अगर स्पेशल केस इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन आर आ जाएगा आपके पास, या ई बाई आर आ जाएगा। दैट इज इट इज current due to the single cell. In case this internal resistance is very large as compared to external resistance. If external resistance is very large as compared to internal resistance, so therefore I is equal to NE over R. ये हम neglect कर देते हैं, तो N times the current due to single cell. फिर यहां से दोनों से क्या कंक्लूजन आ गया? दैट इज इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस if external resistance is very large as compared to internal resistance, so to get maximum current, or to draw maximum current, cells should be connected in series. अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत लार्ज है तो इट इज बेटर टू कनेक्ट सेल्स इन सीरीज टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट। सो टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट, टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट, ये आप ऐसे बोल लें, टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट cells should be connected in, to draw maximum current cell should be connected in series अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से ज्यादा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल ग्रुपिंग या पैरेलल कॉम्बिनेशन। parallel combination, consider n identical cells each of EMF E and internal resistance R, each of EMF E and internal resistance R, so on like this. Each of EMF E and internal resistance are connected in parallel. ऐसे ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिए आइडेंटिकल सेल्स ऐसे। तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगी भाई इसमें? इफेक्टिव ईएमएफ तो ई ही रहेगा इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम इन पैरेलल, इफेक्टिव ईएमएफ ई ही रहेगा।
और इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसमें, R प्लस R बाई एन, R बाई एन, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R करेंगे पैरेलल में, तो यह तो इफेक्टिव ईएमएफ ये होगा। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इस कॉम्बिनेशन का वो R बाई एन होगा, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने R लगा रखा है। इस तरीके से ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। तो करंट क्या होगा भाई इसमें, इफेक्टिव ईएमएफ और इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और जब आप सॉल्व कर लेंगे इसको, दोबारा यहाँ पे स्पेशल केस अगर आप डालें, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज देन R बाई एन कर लो, या तो देयरफॉर I क्या हो जाएगा इसमें, E बाई आर आ रहा भाई। ये अगर इससे बहुत लार्ज है तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो एन ई अपॉन एन आर किया जाए, E बाई आर, दैट इज करंट ड्यू टू सिंगल सेल। इफ internal resistance is very large as compared to external resistance, so therefore I इसमें क्या आ रहा भाई, N E by R, that is N times the current flowing due to single cell, N times the current flowing through. So if internal resistance is, दोनों से क्या कंक्लूजन निकाला, if internal resistance is very large as compared to external resistance, so it is better, so to draw maximum current, so it is better to connect cells in parallel to draw maximum current from the combination. तो इन दोनों से आप ये सीख गए, इन दोनों डेरिवेशन से आपको पता लगा कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है तो मैक्सिमम करंट ड्रॉ होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है तो उससे मैक्सिमम करंट ड्रॉ होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ईएमएफ्स का करते हैं। तो ये आपके दो ही बेसिक होते हैं, बाकी इनकी ग्रुपिंग कंबाइंड भी बना देते हैं, किसी भी ग्रुप में कर सकते हो, कैसे भी करके सीरीज पैरेलल में भी कर सकते हैं कि सीरीज में जोड़ के फिर उसके ग्रुप को पैरेलल में कर दिया कंबाइंड। कंबाइंड ग्रुपिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे तो अपनी जैसे नीड होती है। मान लिया आपने एन सेल एन आइडेंटिकल सेल आपने सीरीज में लगा दिए, एन सेल सीरीज में लगा दी, और ऐसे ऐसे उसकी जो है एम रोज बना दी। एन सेल यूं सीरीज में लगा दिए, एन सेल्स इन सीरीज, ईएमएफ ई
and internal resistance are connected in series और इस सीरीज कॉम्बिनेशन की कितनी रोज बना दी, m रोज बना दी आपने। तो ये अपने ज़रूरत के हिसाब से हम ऐसे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। जनरली हम सीरीज पैरेलल ही रहते हैं और इसको आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस कॉम्बिनेशन को लगा दिया। इस कॉम्बिनेशन को आपने लगा दिया इस तरीके, एम रोज आपने बना दी ऐसे करके। तो इसमें इफेक्टिव ईएमएफ आपके पास आ जाएगा भाई NE और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा भाई NR/M R प्लस। देखो ना, एक ब्रांच का NR तो ऐसी NR 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR M टाइम्स आपका हो गया। तो R ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये बनेगा आपका R प्लस NR/M। इसी तरीके से हम इसका भी इफेक्टिव EMF अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस लगा के करंट का इक्वेशन लिख सकते हैं और इसमें भी डिस्कशन कर सकते हैं। R बड़ा होगा तो कैसे लगाना चाहिए, स्मॉल r बड़ा होगा तो कैसे लगाना चाहिए। तो ये थे ग्रुपिंग की डेरिवेशन आपकी, जो कि आपकी नीड के हिसाब से, सर्किट की डिमांड के हिसाब से हम ग्रुपिंग करते हैं। जनरली हम सीरीज और पैरेलल में ही करते हैं, उनकी अपनी अपनी लिमिटेशन है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा तो कैसे लगाना चाहिए सेल्स को ग्रुपिंग में आपने पढ़ लिया, और इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा तो कैसे करना चाहिए। तो किसी भी आप सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉज पढ़ेंगे, उससे पहले छोटी छोटी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। जंक्शन इट इज अ पॉइंट इन अ सर्किट वेयर एट लीस्ट 2 वायर्स मीट, इसको जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन किसी सर्किट में, इट इज अ पॉइंट in an electrical circuit where at least 2 wires meet। यहाँ पे कम से कम 2 वायर आके मिलती हों, उसको हम जंक्शन कहते हैं। एक वर्ड आ जाता है ब्रांच। इलेक्ट्रिकल सर्किट बिटवीन टू जंक्शंस known as branch, इसको हम ब्रांच बोलते हैं। जैसे आप ये सर्किट कोई बनाएं, ये E1, ये R1, या आपने AB ले दिया, या आपने E2 बोला, या आपने R2 बोला, और या आपने R3 बोला। तो इस पर्टिकुलर सर्किट में 2 तो जंक्शन है भाई, A और B 2 ही जंक्शन है। यहाँ पे 3 वायर आके मिल रही हैं, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच, यहाँ से यहाँ तक दूसरी ब्रांच, यहाँ से यहाँ तक तीसरी ब्रांच, 3 ब्रांच हैं। 2 तो जंक्शन है जहाँ पे वायर्स मिल रही हैं,
ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही है, कोई बच्चे यहाँ इसको अलग लेते हैं, इसको अलग, भाई ये एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। तो ये 3 ब्रांच हैं और 2 जंक्शन हैं। और तीसरा वर्ड आता है मैश। तो ये पहले बता होनी चाहिए, मैश, क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट is known as मैश। लूप भी बोल लेते हैं, मैश भी बोल लेते हैं। क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट को मैश बोलते हैं। कितनी मैश हैं आपको दिखाई दे तो यहाँ पे ए, E1, B, A, ए, E1, B, A, या इसका रिवर्स करके लिख लो, ए, E1, B, A, या रिवर्स करके लिख लो A, B, E1, A, A, B, E1, A। मैश का मतलब मैं जहां से चला वहीं पे आके खत्म किया, क्लोज्ड पाथ, ए से ए पे ही खत्म किया। इन दो में क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है, मैं पहले E1 पे गया, फिर B पे आया, फिर B से Y पे A पे आया। यहाँ पे मैं पहले सीधा B पे गया, फिर E1 पे गया, फिर वापस A पे आया। तो ये जो मैश लिखते हैं ना बेटे, हम ये सर्किट सॉल्व करते वक्त जब इक्वेशन लिखेंगे तो ये पाथ हम लिख रहे हैं कि हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से। तो यूं भी जा सकते हैं इस मैश में और यूं भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, किसी भी पाथ को फॉलो कर लें। तो ये पाथ फॉलोड दिखाता है। तो जब इक्वेशन लिखोगे तो आपको ये इस तरीके से, उसके गलती के चांस नहीं होंगे इक्वेशन लिखते वक्त। दूसरा और दूसरी मैश क्या होगी भाई? सेकंड मैश। एक मैश तो आपने ये लिख दी, देखो सामने ही है, एक मैश ये लिख दी। सेकंड मैश ए, बी, E2, A, A, B, E2, A, या इसका उल्टा कर लो, A, E2, B, A। आप जहां से चले, A से B गए, B से E2 पे आए, फिर E2 से A पे आए, या आप A से E2 पे गए, फिर आप B पे गए, फिर आप A पे गए। तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो मैश को। आप पाथ फॉलोड दिखाते हो, आप पे दिखाते हो मैं कैसे एक सर्किट में मैंने कैसे मूव किया, ये आप दिखाते हैं। थर्ड मैश आपको कौन सी दिखाई दे रही है? देखोगे आप तो ए, E1, जिसको ये मैश लिखनी आ गया था, आधा सवाल तो वैसे ही हो गया, आधा क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएगा। ए, E1, B, E2, आउटर, ए से E1, फिर B, फिर E2 और A आ गया, ऐसे आप लिख लोगे। और इसका रिवर्स कर लो, A, E2, B, E1, A। आप यूं पहले आओगे, फिर आप इधर आए, फिर आप इधर गए, फिर, तो आपको ये पाथ फॉलोड दिखाता है, आपको पाथ फॉलोड दिखाता है ये। तो किरचॉफ्स रूल हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट, अलग अलग ब्रांचेस में करंट निकालने के लिए करते हैं, या जिसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी हम यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉज का। तो ये जो टर्म यूज होंगी, मैश, जंक्शन, ब्रांच, ये आपके सामने 2 ब्रांच, 2 जंक्शन, 3 ब्रांच, ये पाथ, ये जो पाथ है बीच में 3 ब्रांच, 3 मैश, 1 मैश, 2 मैश, और ये आउटर वाली 3 मैश। मैश को हम जहां से चलते हैं वहीं पे खत्म करेंगे, ए से ए पे बंद करना है, ये ध्यान रखना है। तो अब जो है हम इसमें किरचॉफ्स के 2 लॉ क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ, और जंक्शन रूल भी बोलते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन रूल।
ये कोई जंक्शन हमने ले लिया सर्किट का, तो इट स्टेट्स एज algebraic sum of currents meeting at a junction is zero. Algebraic sum of current meeting at a junction zero. इसका मतलब जितना करंट आ रहा है उतना ही चला गया. नो चार्ज एक्यूमुलेट एट द जंक्शन. जितना करंट पीछे से आया उतना ही आगे चला गया. इसमें साइन कन्वेंशन लेते हैं, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन. साइन कन्वेंशन जब हम लेते हैं, साइन कन्वेंशन, करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन, towards the junction current flowing toward the junction taken as positive, currents flowing away from the junction taken as negative. तो इसके हिसाब से आपके पास ये आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0. अलजेब्राइक सम, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव. तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I2. तो इसका यही मतलब था, इनकमिंग करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहा है इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट. इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट. जितना करंट आता है उतना ही बाहर चला जाता है. दैट इज नो चार्ज accumulates at the junction. जंक्शन पे कोई चार्ज नहीं रुकता. So KCL is the consequence of law of conservation of charge. KCL or junction rule is the consequence of law of conservation of charge of law of conservation of charge. ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं. Which Kirchhoff's law supports law of conservation of charge and which law supports law of conservation of energy. अभी हम वोल्टेज लॉ या मेश रूल पढ़ेंगे. that supports law of conservation of energy. तो ये जंक्शन रूल था. इस पे हम न्यूमेरिकल वगैरह इकट्ठे ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अभी डेरिवेशन कर रहे हैं हम इसकी. अगला है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. केवीएल भी बोल लेते हैं इसको, और मैश रूल. जो अभी आपने बनाई थी मैश, मैं उसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूं. E1 R1 R2 या R3 कर लेते हैं इसको. AB
R2। तो देखिए सेल आपने लगाए, तो आप करंट जब लेंगे, ये I1 मान लिया इस ब्रांच से, इस ब्रांच से अगर पॉजिटिव से I1 है तो आपने कंसेप्ट सीख रखे हैं, तो नेगेटिव से भी तो I1 ही आएगा। कुछ बच्चों को ये रहता I1 इधर से आया तो जरूरी है सर I1 इधर से ही आएगा। अरे भाई, एक ब्रांच में ये एक ही पाइप है पानी का, तो इसमें तो पानी सेम ही रहेगा जो फ्लो उसका, तो एक ही ब्रांच है यहाँ से यहाँ तक, तो जितना पॉजिटिव से निकलता उसी टाइम पे I1। ये हमने कंसेप्ट में सारा आपको सिखा रखा है करंट जब पढ़ाया था। मान लिया इस ब्रांच से I2, तो जब ये ब्रांचेस में आप देखोगे करंट की वैल्यू निकालनी होगी, तो आप कोशिश करें कम से कम अननोन वेरिएबल लें, ताकि आपको कम से कम इक्वेशन बनानी पड़े सॉल्व करने के लिए। तो I1 प्लस I2, तो इधर आप लेंगे I1 प्लस I2, तो इसमें जंक्शन रूल लग गया। जितना करंट I1 I2 जा रहा था, आया था जंक्शन ए के पास, उतना ही I1 प्लस I2 चलाएगा। I1 प्लस I2 आ रहा था बी के पास, उतना ही I1 I2 इससे बाहर निकल गया। तो जंक्शन रूल भी लग रहा है इसमें, और मैश रूल कैसे लगाएंगे वो तो बताएंगे ये भी। तो मैश रूल में क्या कह रहा है, इट स्टेट्स एज algebraic sum of EMFs and various potential drops, EMF and various potential drops in a mesh जीरो। जितने भी EMF हैं और जो पोटेंशियल ड्रॉप हैं वो जीरो होगा। दूसरे सेंस में ये कहना चाह रहा है भाई, जो भी इसके अंदर एनर्जी स्टोर है EMF के अंदर, वो ही पोटेंशियल ड्रॉप के फॉर्म में स्टोर हो रही है, वही पोटेंशियल ड्रॉप के फॉर्म में मिल रही है जितने भी एलिमेंट हैं। आपने पोटेंशियल ड्रॉप की डेफिनेशन ये तो दिया है, वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस, किसी एलिमेंट के क्रॉस, कोई लैंप है, रेजिस्टेंस है। सेल के अंदर की जो एनर्जी स्टोर है वही इस वर्क डन के रूप में मिल रही है, जो ये पोटेंशियल ड्रॉप इसमें हो रहे हैं। EMF एंड पोटेंशियल ड्रॉप आर लाइक क्वांटिटीज आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड। EMF में से ये पोटेंशियल ड्रॉप आए हैं। जो भी पूरे मैश में काम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सेल के अंदर स्टोर है वो काम। दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल, एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप वर्क डन अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। ये आपने निकालना, ये इसमें कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज नथिंग बट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये यूं कहना चाह रहा है। और हम मैथ सॉल्व करते वक्त जैसे उसमें हमने साइन कन्वेंशन लिया था, जैसे हमने उसका करंट लॉ का, ऐसे इसमें भी लेना पड़ेगा। इसमें दो हैं, एक EMF है और एक पोटेंशियल ड्रॉप है। तो EMF का साइन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेंगे आप? फॉर EMF का साइन, फॉर EMF को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, कैसे लेंगे? while traversing in a circuit, if one goes from positive terminal to negative terminal of the cell, EMF is taken as negative and vice versa. अगर हम सर्किट में जाते वक्त
पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जाते हैं तो ईएमएफ हम नेगेटिव लेते हैं। इसको हम इस सेंस में लॉजिक देते हैं, हम हायर से लोअर पे जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव। नेगेटिव स्टैंड्स फॉर लॉस हेयर। नेगेटिव क्यों लिया ईएमएफ को कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो तो आप लॉस की तरफ जा रहे हो, तो दिस नेगेटिव साइन शोज फॉर लॉस। और वाइस वर्सा, अगर सर्किट में जाते वक्त हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे जाएंगे तो वी टेक इट एज पॉजिटिव। ईएमएफ का साइन हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पॉजिटिव साइंस का क्या मतलब है, हम गेन कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव पे हम गेन कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का लॉजिक समझ में आ गया होगा। सर्किट में जाते वक्त अगर हम पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे तो लॉस हो रहा है, इसलिए ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे। और अगर हम सर्किट में जाते वक्त नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएंगे, पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आया, तो हम गेन की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम पॉजिटिव लेते हैं ईएमएफ को, इसलिए ये वाइस वर्सा के मतलब। और फॉर पोटेंशियल ड्रॉप क्या साइन होगा, फॉर पोटेंशियल ड्रॉप while traversing in a circuit, if we move in the direction of current, in the direction of current, then product of I and R are taken as negative and vice versa। अगर हम सर्किट में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम आई और आर का प्रोडक्ट नेगेटिव लेते हैं। वही बात दोबारा, जब हम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, लॉस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम नेगेटिव ले रहे हैं। और वाइस वर्सा का मतलब उल्टा कर दें, अगर हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट आ रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट आ रहे हैं, अप स्ट्रीम फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम थे, लॉस की तरफ जा रहे थे, तो आई और आर को हमने नेगेटिव लिया। और जब अप स्ट्रीम जा रहे हैं, अपोजिट टू द करंट आ रहे हैं, तो हम लोअर से हायर पे आ रहे हैं। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो लोअर से हायर पे आ रहे हैं, तो आई और आर का प्रोडक्ट हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये बड़े आसानी से आप ये लॉजिक समझ लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव किस लॉजिक पे हम बोलते हैं इसको। तो अब जैसे सॉल्व करें, मैं आपके पास क्वेश्चन आएगा, राइट इक्वेशन। पहले खाली बोर्ड में एक बार एक आया था खाली स्टेट इक्वेशन यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, स्टेट इक्वेशन ऑफ करंट एंड ईएमएफ इन अ मैश एज शोन। तो चलो सॉल्व करते हैं। इन मैश देखो, इन मैश ए E1 B A, ये मैंने मैश लिया। A E1 B A, अभी मैंने आपको बताया था कि मैश लेने का क्या मतलब है, कि पाथ भी बताता है। तो A से E1 में हम गए, A से E1 गए, फिर B आए, फिर A पे आए। तो A से E1 तक जाते हैं तो कुछ भी नहीं आया बीच में। कुछ भाई कहते हैं ये करंट आ तो गया सर। अरे बेटे, आपको करंट नहीं, लाइक क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप का सम लेना है, करंट और ईएमएफ का नहीं ले सकते। तो इस करंट को तो हमने दिखा रखा I1, तो ये I1 नहीं लिखना है, लिखते हैं, मैं जानबूझ के इसलिए बोल रहा हूं, बच्चे लिखते हैं ऐसे। तो E1 तक जाते जाते कुछ भी नहीं आया, पहले E1 का पॉजिटिव टर्मिनल आया, तो E1 से पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा हूं, तो इसलिए मैंने साइन E1 का क्या ले दिया भाई, नेगेटिव ले दिया। ये वाला साइन देखो, सर्किट में जाते वक्त अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, यानी कि लॉस में जा रहे हैं, इसलिए E1 को नेगेटिव लेते हैं। E1 क्रॉस करते ही आ गया रेजिस्टेंस R1, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1, तो I1 और R1 का प्रोडक्ट, ये वाला सेकंड रूल। तो जब
I1 और R1 का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेना है क्या नेगेटिव लेना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा आपकी डायरेक्शन क्या है। क्योंकि आप अपोजिट टू द करंट जा रहे हैं, लॉस से हायर पे जा रहे हैं, तो इसलिए उस प्रोडक्ट को आप लोगे भाई पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो I और R का प्रोडक्ट हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि जब हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो हम हायर से लोअर पे जाते हैं। तो इसीलिए E1 I1 R1 ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि आप अपोजिट में जा रहे हो। B से A आ रहे हैं, अब आप देखो A से E1 गए आप, E1 से B गए आप, और B से वापस A आ रहे हैं आप। तो जब B से A आए तो इसका आप गए अपोजिट में, तो यहां पे लिया I1 प्लस I2 R3 इक्वल टू 0। तो यूं कहना चाह रहा है भाई ये कि इस मैश में एक तो बैटरी थी और दो पोटेंशियल ड्रॉप। ये दो पोटेंशियल ड्रॉप कहां से आए भाई, जो बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर थी वही पोटेंशियल ड्रॉप के फॉर्म में मिले। पोटेंशियल ड्रॉप भी वर्क डन ही है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपने वर्क डन ही लिख रखी है, और ईएमएफ भी वर्क डन ही है। ईएमएफ पोटेंशियल ड्रॉप वर्क डन है, माइनस का मतलब ये इवन ही तरह की, जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर थी वही पोटेंशियल ड्रॉप की फॉर्म में मिली। तो इसीलिए केवीएल और मेश रूल इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और मेश रूल is the consequence of law of conservation of energy, conservation of energy। ये आपका कॉम्पिटेटिव इसमें आते हैं भाई, विच लॉ सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड विच लॉ सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे मैंने मैथ्स लिखा, एक प्रैक्टिस और करते हैं, बाकी आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के न्यूमेरिकल करेंगे, किरचॉफ्स लॉ के और बैटरी के कॉम्बिनेशन के भी करेंगे। इसमें आपने खाली डेरिवेशन करना था। इन मैथ्स ए बी E2 A ये लिखा, ये मैथ्स लिखी आपने। ए से मैं बी जा रहा हूं, तो देखो अब मैं ए से बी जा रहा हूं, तो ए से बी आते वक्त पहले I1 प्लस I2 और R3 का प्रोडक्ट नेगेटिव लूंगा मैं, क्योंकि मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं। करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो लॉस की तरफ जा रहा हूं। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो लॉस की तरफ जा रहा हूं। फिर ए से बी के बाद हम आए बी से E2, देखो ए से बी, बी से E2, बी से E2 में फिर आपके पास ये आ गया R2, तो इसका भी जो प्रोडक्ट लोगे I2 R2 ये नेगेटिव ही लोगे। डायरेक्शन में जा रहे हो आप, जब करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो। और अब जो है बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो यहां पे E2 का साइन हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम लॉस से गेन की तरफ जा रहे हैं, लो से हाई पे जा रहे हैं। तो E2 को मैंने पॉजिटिव लिया, E2 को पॉजिटिव लिया। और अगर आप इसको इसी को रिवर्स कर देते तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं आंसर में, आप यूं रिवर्स कर देते तो E2 यहां पे नेगेटिव आ जाता और करंट और R का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस इक्वेशन में। तो मैंने ये दो लिखी, आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। इन मैश ए, ये आप लिखेंगे इक्वेशन, इन मैश ए E1 B E2 A, ये इक्वेशन आप लिखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इस मैश की इक्वेशन लिखेंगे आप। तो मेरा ये ध्यान रखें कि जब मैं मैश लिख रहा हूं तो मैं स्ट्रिक्टली उस बात को फॉलो कर रहा हूं। ये आगे पीछे लिखते हो तो गलती के चांस होते हैं आपके, और ये पॉजिटिव नेगेटिव में गलती करते ही आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये जितने भी इसके न्यूमेरिकल हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सारे। थैंक यू।